बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 7 अप्रैल और पाकिस्तान में पीर की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक अनोखा कारनामा अंजाम दिया है। अमूमी तौर पर सियासी तर्ज पर बनने वाले मुकदमात में जब हुकूमतें, पुलिस या वजारतें ज़मानत मुस्तरद करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त डालती हैं तो सभी को पता होता है कि ये एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये ज़ाब्ते की कार्रवाई? क्योंकि कानून में है कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है। तो जब निचली अदालत से ज़मानत लोगों को मिल जाती है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपने उस फैसले को चैलेंज करना होता है। अगर आप उस फैसले को चैलेंज ना करें तो कल को जो ट्रायल हो रहा होता है उस पर उसके मनफी असरात हो सकते हैं, क्योंकि अदालत कह सकती है आपने तो ज़मानत को भी चैलेंज नहीं किया था। इसलिए ज़ाब्ते के तौर पर हुकूमतें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर ज़मानत को चैलेंज कर देती हैं, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अमूमी तौर पर उन्हें या तो दाखिल दफ्तर रखती है या सुन के आगे पीछे कर देती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक किस्म की, मैं यही कहूँगा, अदालती तौर पर तो नहीं लेकिन सियासी तौर पर एक तारीख रकम की है। आज जब 9 मई के मुकदमात में जो लोगों की ज़मानतें हुई हैं उसको मुस्तरद करवाने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनी गई तो चीफ़ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स थे उसने सभी को हैरान कर दिया। चीफ़ जस्टिस ने अपने रिमार्क्स में सबसे पहले तो गुफ्तो शनीद शुरू की जो पंजाब गवर्नमेंट है, और उन्हें कहा कि आप ज़मानत मुस्तरद ना करवाएं, मतलब वहाँ सौदेबाजी हो रही है, ज़मानत मुस्तरद ना करवाएं, आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट कर लें और ट्रायल कंप्लीट करके इनको सज़ाएं दिलवा लें। ज़मानत आपने क्यों मुस्तरद करनी है, ये ज़रा गौर कीजिए। वो किस मुकदमे में कह रहे हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल कर लें और ट्रायल कंप्लीट करके इनको सज़ाएं दिलवा लें, ज़मानत आपने क्यों मुस्तरद करनी है, ये ज़रा गौर कीजिए। वो किस मुकदमे में कह रहे हैं कि आप 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल मुकम्मल कर लें, जिस मुकदमे को दर्ज हुए 2 साल हो चुके हैं, तकरीबन 1 महीना कम, और जिस मुकदमे में चालान 15 दिन में जो पेश होना था वो 1.5 साल तक पेश नहीं हुआ, जिस मुकदमे में चालान के बाद आपने नकलें देनी होती, मीन कॉपीज़ फ्राहम करनी होती हैं लोगों को उस सारे चालान की, और उसके बाद आपने फ़र्द जुर्म आयद करनी होती है। ये सब मैक्सिमम 1 महीने का काम होता है। 2 साल तक जो 1 महीने वाला काम ना हो सका, और अभी मेरा ख्याल फ़र्द जुर्म 2 महीने पहले या 1.5 महीना पहले आयद की गई हैं और अभी उसके ऊपर पूरा ट्रायल चलना है, तो 2 साल के अंदर जब 1 महीने का काम भी नहीं हो सका तो अब अफरीदी साहब को लगता है कि 3 महीने के अंदर अंदर ये ट्रायल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बहरहाल ट्रायल मुकम्मल करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पास कर दी हैं और कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर अब इनका ट्रायल मुकम्मल करके सज़ा देनी है या छोड़ना है, ये काम मुकम्मल करें। अब दिखने को तो बड़ा पॉजिटिव फैसला लग रहा है। देखने को तो ये लग रहा है कि ज़मानत मनसूख करने के लिए आए थे, ज़मानत मनसूख नहीं करके दी, ट्रायल को 3 महीने में मुकम्मल करने का फ़ैसला कर दिया। अब सभी को पता है कि इस वक्त का सियासी माहौल क्या है। अदालतों के अंदर जजेस को, वकला को, साइलिन को, सभी को पता होता है कि जब सियासी मुकदमे बनते हैं तो उनको लंबा खींचना होता है। आप जितना लंबा खींचेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। वजह उसकी ये होती है कि जब तक सियासी माहौल बदलता नहीं, सियासत क्या, सीधी सीधी बात, जब तक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो उन्होंने गैज़ो गज़ब नाजिल किया हुआ है उसको वापस नहीं लेते, इन लोगों को अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता। इसलिए जितने भी साइलिन होते हैं और उनके वकला होते हैं, उनकी भरपूर कोशिश होती है कि मुकदमे को लंबा खींचा जाए। लंबा खींचेंगे, माहौल बदलेगा, आर्मी चीफ की इंटरेस्ट बदलेंगे या कोई और इंटरेस्ट जन्म लेंगे, कोई एक्सटेंशन के मामले आएंगे, कोई और बातचीत होगी, और उस नए माहौल में बदलती ज़रूरतों के साथ आर्मी चीफ अपना दबाव भी बदलेंगे और उस सूरत हाल में फिर अदालतों से रिलीफ मिल सकता है। फौरी फ़ैसला करवाएंगे तो आपको सज़ाई मिलेगी इस मौजूदा हालात में, और ये बात जस्टिस याया अफरीदी साहब से बेहतर कौन जानता है। लेकिन बजाय उन्होंने मजलूमों को, जिनमें से बहुत सारे तो जेलों में कैद हैं, मसलन शाह महमूद कुरैशी साहब इन्हीं मुकदमात के अंदर पूरे डट कर इमरान खान के साथ खड़े हैं और 2 साल से कैद काट रहे हैं,
यास्मीन राशिद साहबा, उमर चीमा साहब, उसके साथ साथ मियां महमूद और रशीद, सेनेटर एजाज चौधरी और भी बहुत सारे वर्कर्स जो आज भी 26 नवंबर की वजह से भी जेल में हैं, लेकिन 9 मई की बात हो रही है, ख़वातीन ने बहुत सारियों ने जेल काटी। तो ये तमाम लोग जो मासूम जेलें काट रहे थे या काट रहे हैं, बजाय उनको रिलीफ देने की, याद कीजिए पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। उन्होंने कहा था कि हमें पूरे सबूत मिल गए। अब ना वो एविडेंस आती है, ना वो सबूत आते हैं, ना आज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए, ना नीचे कोर्ट्स के अंदर पेश किए जाते हैं, ना जमानत के वक्त पेश किए जाते हैं। बल्कि अदालत ने आज जब कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल पूरा करें, तो जो प्रोसिक्यूटर थे रिजवान अब्बासी, जो हर मुकदमे में प्रोसिक्यूटर होते हैं, और वो मुझे तो लगता है कि थोक पर, होलसेल रेट पर जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आईएसआई और जनरल साहबान ने उन्हें प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर रखा है। बहरहाल रिजवान अब्बासी साहब ने भी कहा कि ये मुकदमे का ट्रायल जो है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। कहने का लफ्ज़ शायद आगे पीछे हों, लेकिन कहने का मतलब उनका भी यही था अदालत के अंदर। बहरहाल अदालत ने ज़मानत तो शुक्र खुदा का है कि मुस्तरद शायद नहीं की और शायद कल के लिए दोबारा पेशी लगा दी है, लेकिन उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करने के जो अहकामात दिए हैं, अब उससे तमाम कानून को बुलडोज किया जाएगा। अब होगा क्या, निचली अदालत के ऊपर प्रेशर होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर अंदर जो ट्रायल है वो मुकम्मल करके सज़ा या बरी किया जाए। अब जो नीचे वाले जज साहब हैं, उन्हें ये पता है कि आईएसआई के कर्नल साहब उनके पास बैठे हैं, बरी तो वो कर नहीं सकते, देनी तो सज़ाएं ही पड़नी है। तो इन हालात के अंदर होगा क्या, इन हालात के अंदर अब होगा ये कि तमाम ज़ाब्ते वायलेट किए जाएंगे, गवाहों के जो बयानात हैं, सबूत हैं, क्रॉस जो क्वेश्चनिंग है एविडेंस के ऊपर, उस सब की सब धड़न तख्ता की जाएगी और 3 महीने के अंदर कच्चा पक्का ये ट्रायल मुकम्मल करके लोगों को सज़ाएं दे दी जाएंगी। अब ये समझ से बाहर है कि क्या इस सारे जो ये पूरे का पूरा काम है, जिसके अंदर ना मुकदमा दर्ज करते हुए कानून का ख्याल किया गया, ना तफ्तीश करते हुए, ना ही ट्रायल के इनिशियल मराहल के अंदर, सब जगहों पर कानून को वायलेट किया गया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज इस्तेमाल किया गया है इसको लीगल कवर देने के लिए? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक लीगल कवर फ्राहम कर रही है और अगले 90 दिन के अंदर, आप 90 कह दिया, 180 दिन के अंदर, 180 नहीं बल्कि 90 दिन ही, 90 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनके अहकामात पर नीचे ट्रायल कोर्ट जो है वो इन लोगों को ज़िबा करने जा रही है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि बजाय ये बात पूछने की कि आपने इस मुकदमे के अंदर, बल्कि एक पैराग्राफ में तो अदालत ये भी लिखती है कि जो कोर्ट ने ज़मानत दी, उनके ज़मानत के फ़ैसले में कई कानून के ख़िलाफ़ चीज़ें उन्हें या कई झोल नज़र आते हैं। हैरत की बात है कि पता नहीं अफरीदी साहब की एक ऐनक का शीशा जो है वो दुरुस्त नहीं है या धुंधला है कि उन्हें जिन लोगों को ज़मानतें मिली उन्हें 15-15 बार गिरफ्तार किया गया, उन्हें वो क्यों नहीं नज़र आ रहा था? उन्हें जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई दूसरी तरफ से, वो नज़र क्यों नहीं आ रही थी? उन्हें नज़र आया तो सिर्फ ये कि ज़मानत देते हुए कहीं पर झोल था जो ज़मानत दी गई, तो आप जनाब वो झोल भी निकाल कर शौक़ पूरा कर लें। तो बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर मायूस किया है और बजाय मज़लूम साइलों को कोई उनकी दादरसी करने की, उन्हीं के ऊपर और प्रेशर डाल दिया है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, वो भी इक्वली डिस्टर्बिंग है और वो है अहमद नूरानी साहब के जो 2 भाई हैं, उनकी बाजियाबी के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेशी थी। अहमद नूरानी की बूढ़ी वालदा आज दोबारा अपने वकला के साथ वहाँ पहुँची और वहाँ अदालत के अंदर एक और तमाशा किया गया। तमाशा क्या किया गया? अदालत को आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि मैंने ये कमेटी बनाई, ये बनाई, फिर मैं इधर गया, फिर कमेटी इधर गई, वो आनियाँ जानियाँ है ना, वो बंदर की दरख्त के ऊपर जो आनियाँ जानियाँ वाली बात है वो सारी एक्सप्लेन की गई। हमने जो है वो मोबाइल फ़ोन का डाटा देखा, सिग्नल देखे, आखिरी कॉल कहाँ हुई, आखिरी कॉल बहावलपुर में निकली, वो भी आपको इंटरेस्टिंग अब इनसाइड स्टोरी देते हैं कि बहावलपुर में आखिरी कॉल कैसे निकली। बहरहाल उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमें कुछ पता नहीं। वजारत दिफा ने, ज़ाहिर है जो ISI, MI और तमाम एजेंसीज़ का जवाब देगा, उसने कहा जी हमारे इल्म में नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं हैं, दोनों हमने नहीं उठाए।
अदालत तो जो जस्टिस मिन्हास हैं वो हाल ही में ज़हन में रखिए कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद लगाए गए हैं, तो वो तो वही कहेंगे जो उन्हें मेजर साहब कहेंगे, शायद मेजर साहब भी नहीं, को उससे भी नीचे वाले साहब हैं जो उन्हें इंस्ट्रक्शन देते होंगे। तो उन्होंने इस पर कोई इंस्ट्रक्शन आगे नहीं दी, तारीख आगे डाल दी। मतलब IG ने भी जमा मनफी 0 सवाल जवाब निकाला और वजारत दिफा ने भी कहा कि हमारे पास नहीं। अब कहानी क्या अदालत के अंदर बुनी गई? कहानी ये बुनी गई कि गालिबन ये को 18-19 के करीब इनको अगवा किया गया। 19 से लेके 21 तक इनके मोबाइल फ़ोन बंद रहे। 21 से 22 के दरमियान में इनके मोबाइल फ़ोन जो हैं वो खुले और उन्होंने सिग्नल कैच किया बहावलपुर का। अब यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये उठाए गए थे इस्लामाबाद से और सिग्नल कैच किए हैं बहावलपुर के। आपको बाद में बताता हूँ ये सारी ड्रामेबाजी क्या है, लेकिन अदालत को बताया गया कि क्योंकि आखिरी सिग्नल 22 और 23 मार्च के दौरान बहावलपुर में आए हैं, तो लग ये रहा है कि इन्हें किसी ने अगवा कर लिया है, क्योंकि ये बहावलपुर इनका बैकग्राउंड है, आबाई इलाका है, तो कहीं किसी ने ज़ाती दुश्मनी में इन्हें अगवा करके वहाँ ना ले गए हों। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि ज़रा आगे चलते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि हुआ क्या। अब जो हमारे ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि ये सारा ट्रेल बनाने के लिए, क्योंकि अब कई मुकदमात को भुगत के ISI और MI भी बहुत इंटेलिजेंट हो गई है, उन्होंने किया ये कि इनको अगवा किया। और ये ज़ाहिर है हतमी बात नहीं है, ये तज्जिया है हमारा। और उनको अगवा किया, अगवा करने के बाद ज़ाहिर है उनके मोबाइल फ़ोन जो है वो बंद किए। फिर पता था कि अदालतें सवाल करेंगी, जवाब कोई ना कोई देना पड़ेगा, तो किसी ऑफिसर के, या ऑफिसर भी नहीं, किसी जूनियर के हाथ वो 2 मोबाइल दिए गए होंगे। उन बेचारों से मार पीट के उनके पासवर्ड उसी वक्त ले लिए गए होंगे और उसको आपके टैक्स के पैसे से चलते हुए पेट्रोल से या पे किए हुए पेट्रोल से उस गाड़ी में डाल के उनको भेजा गया होगा बहावलपुर, और उन्हें कहा होगा कि वहाँ आप 2-3 दिन जाकर किसी मेस में क़याम करें और फिर इन मोबाइलों को ऑन करके कभी इस नंबर पे, जो भी बीच में कॉन्टैक्ट नंबर हो, कभी इस नंबर पे कॉल कर दें, कभी आगे से बोले ना, आगे से बोले मत, सिर्फ वो फ़ोन उठाएं, हेलो 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 करेंगे। 20, 25, 30 सेकंड गुजर जाएंगे। कई लोग होते हैं वो लंबा अरसा बंद नहीं करते आगे से फ़ोन, तो बस 5, 7, 10 कॉलों का रिकॉर्ड जो है वो आप मुरतब कर लें, बब दैट्स ऑल। उसके बाद ये मोबाइल लेकर वापस आ जाएं। तो यही किया गया होगा और इन मोबाइल फ़ोन्स को बहावलपुर के इलाके में जाकर इस्तेमाल करके रजिस्टर्ड कर दिया कि आखिरी लोकेशन उनकी ये निकली है। अब ये जहन में रखें कि वो अगवा हुए कोई 18-19 के करीब, 19 से लेके 21 तक उनके मोबाइल फ़ोन बंद रहे। 21 से 23 के दौरान बहावलपुर में सिग्नल आए और उसके बाद वो फिर से बंद हो गए। अब पुलिस ने ये जवाब घड़ के दे दिया कि जनाब वो तो इस्लामाबाद में है ही नहीं, वो तो है ही बहावलपुर में। तो अब तफ्तीश का सारा रुख उस तरफ मुड़ जाएगा। तो अब आप बताएं कि जहां वो हैं ही नहीं, तफ्तीश उधर होती भी रहेगी। IG साहब ने बताया हमने सिंध में भी टीम भेज दी है, हमने इधर भी भेज दी है। कहीं टीम भेजने की ज़रूरत नहीं, वो इस्लामाबाद में ही हैं और सबको पता है कि वो या ISI के पास हैं या MI के पास हैं। लेकिन अदालत में ये हुआ। दूसरा पहलू आज इसका दर्दनाक था। दूसरा पहलू ये था कि जब अदालत ने ये सब चक्कर एक माँ के साथ किया, तो अहमद नूरानी की वालदा बिलक उठी। उन्होंने रोते हुए वहाँ पर कहा कि काश आज इस अदालत में जस्टिस भगवान दास जैसा कोई जज बैठा होता, तो मुझे उम्मीद है कि वो एक माँ के साथ इंसाफ करता। बहुत बड़ा सवाल उठाया उन्होंने हम सब के इज्तमाई शऊर के ऊपर। हम सबको शऊर तभी याद आता है, हम सबको इखलाकियात तभी याद आती हैं जब हम रिटायर्ड हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो इंसानियत है, जो हमारे अंदर शऊर है, ज़मीर है, वो हतमी तौर पर तो नहीं मुर्दा होता ना कहीं ज़िंदा होता है। उसके ऊपर हम अपनी ख्वाहिशात, अपने इंटरेस्ट, अपने फ़वाइद, बेहतर पोजीशन, ताल्लुकात, पर्क्स, उनका वज़न लाद देते हैं। जब हम उस पर वज़न लाद देते हैं तो हमारा जो शऊर है, ज़मीर है, वो दब जाता है। इसलिए हम दौरान इक़्तिदार या दौरान पोजीशन या दौरान सर्विस कभी भी इखलाकियात के बारे में कोई बात नहीं करते, और वही बात करते हैं जो उस वक्त का बादशाह या उस वक्त के जनरल आसिम मुनीर साहब चाहते हैं। लेकिन जैसे ही हम रिटायर्ड होते हैं तो फिर गौहर अल्ताफ़ साहब हों, हम बहुत ही मुतबर थे ज़ाहिर है, या दूसरे आपको रिटायर्ड जनरल्स नज़र आएँ, जजेस नज़र आएँ, ब्यूरोक्रेट्स नज़र आएँ, क्योंकि ज़ाती ख्वाहिशात और वो जो पर्क्स और इंटरेस्ट होते हैं वो मिलना बंद हो जाते हैं, या मिलने का चांस ख़त्म हो जाता है, या वो वक्त निकल जाता है, तो वो वज़न ऊपर से हटता है। तो ज़मीर तो हतमी तौर पर नहीं मारा जा सकता ना, जैसे रूह का कत्ल तो नहीं किया जा सकता। तो ज़मीर फिर लंबा सांस लेता है और फिर इंसान बात करना शुरू करता है। लेकिन उस वक्त बात करने का क्या फ़ायदा है?
बात करने का फ़ायदा तो आज इन जज साहब, ये जो जस्टिस मिन्हास हैं, जिनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है खैर, लेकिन बात करने का, ज़मीर की आवाज़ सुनने का वक्त तो आज है जब एक माँ बिलक रही है। आज अहमद नूरानी की वालदा ने रोते हुए वहाँ से ये भी कहा कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इनमें से किसी की, जज साहब और दूसरे लोग जितने भी एजेंसीज वाले और दूसरे लोग, कि इनके बच्चों की ज़िंदगी को कुछ हो, इनके बच्चे मर जाएं, मैं ये बद्दुआ नहीं दूंगी, लेकिन ये बद्दुआ ज़रूर देती हूँ कि कोई इनके बच्चों के साथ भी ऐसे ही करे, उठा के लेकर जाए, अगवा करे, वो इनसे दूर रहें तो इनको पता चले कि एक माँ की तकलीफ़ कैसे होती है। उन्होंने कहा मैं खाना नहीं खा सकती क्योंकि मुझे नहीं पता मेरे बच्चों को खाना दिया गया है कि नहीं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ पर हम कुरानी आयात सुनाते हैं और उनको सुनाकर कहते हैं कि आप हमारी अतात करें और पैरवी करें, लेकिन हमारे अपने हालात जो हैं वो इससे मत गए हुए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। अगली खबर कराची से है, इक्वली डिस्टर्बिंग, और वो खबर सहाफ़ी फ़रहान मलिक साहब के बारे में है। उनकी आज एक केस में शुक्र है ज़मानत हुई है। फ़रहान मलिक बहुत ही सीनियर और बहुत ही, मैं ये कहूँगा, मौसर सहाफ़ी पाकिस्तान के अंदर, जो पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और अब डिजिटल मीडिया के अंदर चंद मोस्ट इंटेलिजेंट ब्रेन है, उनमें से एक फ़रहान मलिक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हुकूमत के दौरान जब हम हुकूमत में थे तो वो समा टीवी में थे, उनसे हमेशा बात होती थी, प्रोफेशनल बात होती थी, कई दफ़ा गिले भी होते थे उनके भी और हमारे भी, लेकिन कभी भी मैंने नहीं देखा कि उन्होंने प्रोफेशनलिज्म से हट के कोई बात या हरकत की हो। बहरहाल फ़रहान मलिक साहब के ऊपर आपको पता ही है कि इस टाइम चौधरी साहब नाराज़ हैं और उन्हें पकड़कर अंदर दिया हुआ है। एक तो पीका एक्ट के तहत मुकदमा बनाया था, उसमें आज ज़मानत हो गई है। दूसरा मुकदमा जो है वो जाली कॉल सेंटर का, बिल्कुल ही एक ह्यूमिलिएटिंग एक नेचर का जो है वो मुकदमा बनाया गया, जिसका फ़रहान मलिक से कोई लेना देना नहीं। पर अभी वो उसे भुगत रहे हैं। उनकी टीम ने बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दी है, मेरी मुबारकबाद है अदालत के अंदर। फ़रहान मलिक के साथ भी मेरी तमाम तर दुआएं, उनके ख़ानदान के लिए सताइश, डट के खड़े रहिए। कौम, पूरी की पूरी कौम को पता है कि फ़रहान मलिक एक मुहिब वतन है और असूलों पर खड़े होने वाले शख्स हैं। आज इस ज़माने में जो असूलों पर कंप्रोमाइज़ करने वाला है उसे ओहदे भी मिलते हैं और उसे इज़्ज़त भी मिलती है। जो असूलों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा उससे ओहदा भी छीना जाएगा और इज़्ज़त भी नीलाम की जाएगी। तो इसलिए फ़रहान मलिक के साथ जो हो रहा है सभी को पता है कि वो दुरुस्त रास्ते पर खड़े हैं। पूरी कौम का उनको और उनके ख़ानदान को खराज तहसीन है। मुझे पता है फैमिली कई दफ़ा मुश्किल हालात में होती है और सोचती है कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, जैसे अहमद नूरानी भी सोचते होंगे कि मैं इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ लेकिन मेरे साथ कोई नहीं खड़ा। तो मैं नूरानी साहब को भी ये कहूँगा कि पूरी कौम को पता है कि दुरुस्त सिम्मत कौन खड़ा है, गलत सिम्मत कौन खड़ा है। आपको शायद लोग बता नहीं पाते, हमारे यहाँ एप्रिसिएशन का, रिकग्निशन का कल्चर ही नहीं है। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसलिए आप ये समझिए कि शायद हमें बताना नहीं आता, लेकिन दिल में लोग ज़रूर सोचते हैं कि आप बहुत ही उम्दा और दलेर काम कर रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ है, बालों से उन्हें खींचा गया है। हम सारी वीडियो आपको नहीं दिखा सकते तशद्दुद के बारे में। यूट्यूब की पॉलिसी जो है वो बहुत मुख्तलिफ है वीडियोस दिखाने में, फिर वो फ्लैग हो जाती हैं। और चौधरी साहब तो बैठे हैं हमें बंद करवाने के लिए। वो उन्होंने हज़ारों लोग बिठाए हुए हैं जो बार बार उन फ्लैग्ड जो वीडियोज़ होती हैं, और जो वीडियोज़ ऐसी कोई भी चीज़ आती है उनको फ्लैग करते हैं, कंप्लेन करते हैं ताकि हमारे चैनल्स बंद करवाए जा सकें। आपको पता है हाल ही में मोहित पीरज़ादा साहब का एक चैनल बंद करवा दिया गया था, फिर वो बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत करके उसको वापस रिवाइव किया गया। इसलिए वो वीडियोज़ आपके सामने नहीं रखेंगे, लेकिन बहुत ही डिस्टर्बिंग ये वहाँ पर, या तो ये कुछ लोग कह रहे हैं सियालकोट है एयरपोर्ट है, लेकिन मेरा ख्याल है लाहौर एयरपोर्ट का वाक़या है। अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर पर ख़वातीन पर ये तशद्दुद किया गया, उन्हें बालों से खींचा गया। खींचने वाली ज़्यादातर तो उसमें ख़वातीन एहलकार ही नज़र आ रही हैं, लेकिन साथ मर्द हजरात भी उनकी मदद कर रहे हैं और बिल्कुल एक हसार बनाया हुआ है कि कोई उन ख़वातीन को छुड़वा ना सके। मारपीट हो रही है और ये अक्सर हमने लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर देखा है। वजूहात आप सबको पता है, पैसे मांगे जाते हैं लोगों से, सामान के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जो ममनुआ नहीं भी है वो भी है तो ब्लैकमेल करके पैसे मांगे जाते हैं, लाइनों में लंबा खड़ा किया जाता है। कई दफ़ा इसमें कोई शक नहीं कि जो पैसेंजर होते हैं वो भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ देते हैं और लड़ाई हो जाती है, उसको भी हैंडल करने के तरीके हैं। ख़वातीन एयरपोर्ट्स वैसे ही आपका एक विजिबल फेस होता है। पूरी दुनिया अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी
मेहनत करती है कि एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया को जाए। हम उलट वहाँ पर रेसलिंग करते हैं, मजलूमों को मारते हैं, बाल खींचते हैं। और अब आपको ना ही मरीम नवाज नज़र आएगी जिनकी आखिरी लाइन है, और ना रेड लाइन है ख़वातीन पर तशद्दुद, और ना ही आर्मी चीफ जिन्होंने कहा था कि किसी के पास इस्तेहकाक नहीं है कि औरत को जो इज़्ज़त इस्लाम ने दी है वो उनसे छीनी जाए। अब एक फ़र्जी किस्म के बयानात दिए जाएंगे, इनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे जो अहलकार हैं, और 4 दिन बाद ये फिर बहाल हो जाएंगे और टाइम टाइम फिश। बहरहाल इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।